तो इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हमने आप सभी को बताया था डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग जानेंगे सेल थ्योरी क्या है, सेल के साइज के बारे में, सेल के शेप वगैरह के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और जानते हैं सेल थ्योरी क्या है। तो देखो, बात करें सेल थ्योरी का तो दो बायोलॉजिस्ट का नाम याद रखिए। एक का नाम है स्लाइडेन और दूसरे का नाम है स्वान। इन दोनों ने मिल करके और फिर जो है आपका एक सिद्धांत दिया हुआ है, एक थ्योरी दिया है जिसका नाम है सेल थ्योरी। एक्चुअली बात करें, ये जो आपके स्लाइडेन है, जिनको पूरा नाम हो जाएगा मैथियास जैकोब स्लाइडेन, वो एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे, बोटनिस्ट थे। अब बोटनिस्ट का मतलब होता है जो कि बोटनी का स्टडी करता है। तो ये जो स्लाइडेन थे, इन्होंने 1938 में, ये डेट याद रखो, सॉरी 19 बोल रहा हूँ, 1838, सॉरी 1838 में जो है इन्होंने ये दुनिया को बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो सेल से ही मिलके बने हुए हैं। तो प्लांट्स का इन्होंने बता दिया स्लाइडर ने। दूसरी बात ये है कि 1838 से 39 का ही जो ईयर था, तो उस साल में एक और साइंटिस्ट जिनका की नाम है आपका स्वान, ठीक है। तो ये जो स्वान थे, जिनका की अगर बात करें हम लोग, पूरा नाम तो हो जाएगा थियोडर स्वान। तो थियोडर स्वान ने जो है आपका बताया 1839 में, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 1839 में थियोडर स्वान ने बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे मिल के बने होते हैं सेल से। तो इस तरीके से अब देखो, ध्यान दो कि एरिस्टोटल ने बताया था कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। तो जितने भी जीव हैं वो तो दो ही प्रकार के हैं ना, या तो प्लांट है नहीं तो एनिमल है। इस तरीके से अगर एक साइंटिस्ट ने बता दिया कि प्लांट सेल से मिलकर बने होते हैं और दूसरे साइंटिस्ट ने बता दिया थियोडर स्वान ने कि एनिमल्स भी सेल से ही मिलकर बने होते हैं, तो नतीजा ये निकल रहा है कि जितने भी दुनिया में जीव हैं वो सभी के सभी सेल से ही मिलकर बने हुए हैं। तो इस तरीके से एक थ्योरी बनाया गया, दोनों ने मिल करके एक थ्योरी बताया, उस थ्योरी का नाम है सेल थ्योरी। तो आज हम जानते हैं कि वही सेल थ्योरी कब है। उम्मीद करता हूं कि ये सेल थ्योरी कब बना हुआ है, यानी कि कब दो साइंटिस्ट ने बताया, सेल थ्योरी का फॉर्मुलेशन किया, ये आप लोगों को ईयर याद रखना है, 1839, ठीक है। और 1838 में बताए थे स्लाइडेन ने, सॉरी स्लाइडेन ने 1839 में बताया था कि प्लांट जो है वो मिलके बने होते हैं सेल से। अब आगे ध्यान दो कि, एक मिनट, चलो सबको मैं म्यूट कर देता हूं ताकि नॉइज नहीं आए। चलो हो गया। अब जो है हम लोग आगे जानते हैं सेल थ्योरी के बारे में कि सेल थ्योरी क्या होता है। देखो, सेल थ्योरी जो है ना, वो कहता है कि जितने भी प्लांट्स या फिर एनिमल्स हैं वो सभी के सभी सेल से ही मिलके बने होते हैं। ये सेल थ्योरी का पहला आपका जो है कंडीशन है। दूसरा है कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उन सबका जो बेसिक यूनिट है वो सेल ही है, ये सेल थ्योरी कहता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल थ्योरी फिर कहता है कि ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स होते हैं ना, वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पहले के मौजूद सेल से। तो ये तीन चीजें सेल थ्योरी कह रहा है। चौथा बोलता है सेल थ्योरी कि एक सेल जो होता है वो आपका न्यूक्लियस के साथ में एक प्रोटोप्लाज्म का मास होता है, ठीक है। तो ये चार चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे सेल थ्योरी क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि सेल थ्योरी इज a theory given by Slyden and Swan, which states that all plants and animals are composed of cells. Cell is the basic unit of life. All cells all cells arise from pre-existing cells, and a cell has a mass of protoplasm with nucleus. तो ये डेफिनेशन इसको बताएंगे आप लोग सेल थ्योरी का। ये भी कई बार जो है सेल थ्योरी का डेफिनेशन भी पूछता है। अब देखो, ये जो सेल थ्योरी है इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं।
उसमें से कुछ मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हो, एक मिनट वेट करो। अभी जैसा कि आप लोग इसके स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायरसेस जो होते हैं ना, वो सभी के सभी जो है आपके सेल थ्योरी के एक्सेप्शन होते हैं। और क्यों एक्सेप्शन होते हैं, तो इसका कारण ये है कि सेल थ्योरी बोलता है कि जितने भी सेल होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म के मास होते हैं जिसमें कि न्यूक्लियस होता है। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे वायरस का, तो ये जो है आपका प्रोटोप्लाज्म के मास का, मतलब कि जो वायरसेस होते हैं उनमें प्रोटोप्लाज्म के मास का लैक होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यही कारण है कि वायरस जो है वो आपके सेल थ्योरी के एक्सेप्शन हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो साइनोबैक्टीरिया हो गया या फिर बैक्टीरियम है, तो ये सब जो है ये भी ड्यू टू द लैक ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस सेल थ्योरी के एक्सेप्शन हो जाएंगे। और भी बहुत सारे हैं, खैर उसका हम लोग डिस्क्राइब नहीं करते हैं। हमने अपने बॉडी में देखा हुआ था ना, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को आरबीसी के बारे में बताया था। तो वो सभी जो है सेल थ्योरी के एक्सेप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी किसने बताया, और सेल थ्योरी के एक्सेप्शन कौन कौन से सेल होते हैं, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। सो अभी हम लोग आगे देखते हैं। सेल थ्योरी तो आपने पढ़ लिया। चलो तो क्या हो गया इसको, सर वंस अगेन रिपीट प्रोटोप्लाज्म। सृष्टि मिश्रा, मुझे समझ में नहीं आया तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। तुमने बोला हुआ है कि वंस अगेन रिपीट प्रोटोप्लाज्म, तो मैं यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म बता रहा था उसका मैं फिर से डिस्क्राइब करूं या फिर प्रोटोप्लाज्म क्या है उसको डिफाइन करूं? अभी जो बताए वो ओके, ठीक है। तो मैं अभी जो बताया उसको फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ। एक मिनट बस, तो टाइम भी खत्म होने वाला है। चलो, तो मैंने ये बताया कि जो भी सेल होते हैं, एक्चुअली देखो कल जो है आपको मैंने एक डेफिनेशन बताया था, वो याद होगा आप लोगों को डेफिनेशन? या फिर अगर नहीं याद होगा तो आप लोग यूट्यूब पे जा करके देख लेना। उसका वीडियो लेक्चर जो है मैंने रात में अपलोड कर दिया हुआ है। तो वहां पर मैंने एक दूसरा डेफिनेशन बताया हुआ है जो कि नॉर्मली जो है नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं बुक में। तो उस डेफिनेशन से आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो सेल होता है वो क्या होता है। वो जो है आपका प्रोटोप्लाज्म का ही एक मास होता है, और प्रोटोप्लाज्म का मैंने डेफिनेशन बताया हुआ था। तो मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि जितने भी सेल होते हैं वो सभी के सभी प्रोटोप्लाज्म के ही मास होते हैं जिसमें कि न्यूक्लियस होता है। अब चूंकि प्रोटोप्लाज्म का लैक होता है वायरसेस में, इस वजह से वायरसेस को हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है। अभी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। सिंपल तो मैंने बताया है कि जितने भी सेल होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो जो है मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म होते हैं। ये तो इसका डेफिनेशन में ही बताया गया है कि सेल क्या होता है। तो सेल जो होता है वो आपका मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। और चूंकि ये वायरस जो है वो आपका मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म नहीं है, यही तो कारण है कि उसको जो हम लोग ए सेलुलर बोलते हैं, यानी कि बिना सेल का। हमने जो है शुरू शुरू में आप लोगों को बताया था ना कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं।
या तो यूनिसेलुलर और नहीं तो मल्टीसेलुलर, जिसमें एक सेल हो यूनिसेलुलर और जो जिसमें बहुत सारे सेल हो उसको हम लोग मल्टीसेलुलर बोलते हैं। बट वायरस जो होता है उसमें सेल होता ही नहीं है, वो ए सेलुलर है, बिना सेल का है, विदाउट सेल है। तो वही मैं अभी भी समझा रहा हूं कि विदाउट सेल है उसमें प्रोटोप्लाज्म का मास नहीं पाया जाता है, इसीलिए उसको हम लोग एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी बोलते हैं। अभी उम्मीद कर रहा हूं कि मिश्रा समझ में आ गया। अगर आ गया है तो चलो आगे देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कि सेल के टाइप क्या क्या होते हैं। तो वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया है कि सेल का दो टाइप होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। क्या बोल रहे हैं? या आई अंडरस्टैंडेबल, ओके। सो मैं बता रहा था कि सेल के जो है दो टाइप होते हैं, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है, सॉरी, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो अगर बात करेंगे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल, तो ये जो है आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे प्रो कहने का मतलब कि अभी जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं है, शुरुआती है, पहले का है। और कैरियोन का मतलब मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप नहीं है, तो ऐसे न्यूक्लियस वाले सेल को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दोज सेल्स which doesn't which do not contain well developed nucleus and nuclear membrane। तो ये आप लोग डेफिनेशन बताएंगे प्रोकैरियोटिक सेल का। वही अगर हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल का, तो हम लोग बताएंगे कि यूकैरियोटिक सेल एडवांस सेल होते हैं जिसके अंदर में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, अभी उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब देखो, अगर हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल का, तो हम लोग जो है एग्जाम्पल बता सकते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जैसे कि आपका जो है साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, जिसको कि हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। और दूसरी बात है, यूकैरियोटिक सेल का अगर एग्जाम्पल हमसे पूछा जाएगा तो हम लोग बता सकते हैं, जैसे कि पैरामीशियम है, आपने पैरामीशियम का डायग्राम देखा भी है, बनाया भी है। उसमें जो हम लोग न्यूक्लियस को देखते हैं उसमें तो डबल न्यूक्लियस होता है, माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस, ये सब आप लोग जानते हो। ऐसी ही बात करेंगे हम लोग अमीबा का, तो अमीबा जो है आपका वेल डेवलप न्यूक्लियस के पाए जाने की वजह से ये भी हो जाएगा आपका यूकैरियोटिक सेल। उसी तरीके से ऑस्ट्रिच के बॉडी में जो सेल होते हैं, या फिर पाइन जो ट्री है, हम लोग हैं, ठीक है, मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सभी में अगर देखा जाएगा तो जो भी सेल पाए जाते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल पाए होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिजम्स के टाइप का। तो ऑर्गेनिजम्स जो है ये भी फर्दर जो है दो टाइप के हो जाते हैं। एक हो जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा हो जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पे जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, या फिर बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, या फिर यहाँ पे जो है अमीबा है, ये चारों के चारों जो है यूनिसेलुलर हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से मिलकर के बना होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म का पहला टाइप है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा टाइप है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब कि काफी ज्यादा हो गया, काफी का मतलब कि मोर हो गया, मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो ऑस्ट्रिच जो है, या फिर हम लोग हो गए, पाइन है, ठीक है, ये सभी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका बॉडी एक से अधिक बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है, इसी वजह से इनको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उम्मीद करता हूं कि टाइप ऑफ सेल और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ये दोनों ही आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया। अब देखते हैं कि जो नंबर ऑफ सेल है, इसके बेसिस पर अभी हमने जो बात किया था कि दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, इनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो देखो, अगर बात करेंगे नंबर ऑफ सेल का, तो यूनिसेलुलर के अंदर में जो है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर फंक्शन का, तो चूंकि देखो यूनिसेलुलर है जिसमें कि एक ही सेल है, सिंगल सेल है, तो जितना भी फंक्शन होगा सारा का सारा उसी सिंगल सेल के द्वारा किया जाएगा।
जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करेंगे तो वहां पर जो है आपका डिफरेंट सेल डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। अब देखो आगे अगर बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर का, तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है आपका यूनिसेलुलर में नहीं पाया जाएगा, यानी कि अलग अलग सेल अलग अलग काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग सेल है ही नहीं, एक ही सेल है। वही अगर बात करें हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में, तो इसमें जो है आपका डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल जो है स्पेशलाइज होते हैं अलग अलग कामों को परफॉर्म करने के लिए। फिर देखते हैं रिप्रोडक्शन का, तो ध्यान दो कि चूंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में एक ही सेल होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसी सेल के जरिए जो है आपका रिप्रोडक्शन क्रिया हो पाएगा। जबकि अगर बात करेंगे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में, तो इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनको हम लोग जर्म सेल बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं, उसमें रिप्रोडक्शन होता है। अगर बात करते हैं हम लोग अगर लाइफ स्पेन का, तो लाइफ स्पेन जो है यूनिसेलुलर का शॉर्ट होता है, छोटा होता है, कम होता है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ ज्यादा होता है, लंबा होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी फैक्ट्स आप लोगों को समझ में आ गया है। अब टाइम खत्म हो रहा है, इस वजह से आज का क्लास इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।